मैं कह रहा था बिना माइक के बोलूं। आजकल मेरे जुल्फ बड़े बड़े हो गए। कई लोग कह रहे हैं कटवा लीजिए कटवा लीजिए, पता नहीं, यूं यूं करने में मुझे बहुत मजा आता है, यूं यूं करने में, तो इसलिए मैं कटवा नहीं रहा। हालांकि बहुत लोग नाराज चल रहे हैं मेरी बालों की वजह से। मैं कहता दो चार बाल तो बचे हैं, रहने दो भाई, लेकिन ना, कटवा के ही मानेंगे। देखते हैं कब तक इसकी इज्जत बचती है। कब तक बचता है। खैर, बहुत दिनों के बाद मैंने इतने इतने बड़े बाल रखे हैं, बहुत दिनों के बाद, कम से कम 15 ईयर्स के बाद। कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब तो बहुत क्वेश्चन, अब तो जहां पहले क्या होता था ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था क्वेश्चन, अब तो खाली चैप्टर ढूंढने की जरूरत है, उसके बाद कहानी खत्म, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। लीजिए पहला क्वेश्चन लिखिए। शुरू शुरू में क्या होता कि कम पढ़ा रखा होता तो कोशिश करनी पड़ती कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आप बना सके। हाउ डू यू मैनेज टू speak, how do you manage to speak to her, to her with so great patience? A, B, C, और कोई गलती है तो नो एरर। नेक्स्ट, second, in the garden, in the garden were the more beautiful flowers and silver wells। ए, बी, सी, और कोई गलती तो नो एरर। Third, every man and
woman should vote for the candidate How do you manage to speak to her with so great patience? In the garden were the more beautiful flowers and silver bells. Every man and woman should vote for the candidate of their choice. Candidate of their choice. बताओ आप. How do you manage to speak to her with such a great patience? In the garden were the more beautiful flowers and silver bells. Every man and woman should vote for the candidate of their choice. क्या किया जाए? क्वेश्चन का लेवल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, हार्ड तो नहीं पूछ लिया. अब जरा देखिए. हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ सो ग्रेट पेशेंस. विथ लिखा है यहाँ, विथ. तो विथ क्या है? प्रीपोजिशन है. विथ है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नाउन होगा. प्रीपोजिशन है तो कहीं ना कहीं नाउन होता है. अब यह नाउन क्या है? ये तो नाउन है नहीं, ये भी नाउन है नहीं, इसका मतलब पेशेंस नाउन है. पेशेंस नाउन है. ये पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे गलती हो सकती है. तो पेशेंस नाउन है. तो या तो हमें ये कहना होगा कि तुम इतने धीरज के साथ उसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, कैसे सह लेते हो, या इतने धीरज पूर्वक. इतने धीरज पूर्वक. तो जब धीरज पूर्वक हम कहते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं, तो फिर विद का इस्तेमाल नहीं करते. विद का इस्तेमाल नहीं करते तो पेशेंटली लिखते. लेकिन अगर हमने विथ लिख लिया तो हमको नाउन ही चाहिए. तो पेशेंस नाउन है और नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है. अब ये नाउन है तो यहां तक ग्रेट तो ठीक है. ग्रेट ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, ये ठीक है. लेकिन इसके बाद ये जो है सो ग्रेट पेशेंस, ये बात बन नहीं रही है. क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या, सो ग्रेट मिलकर क्या कर रहा है? नाउन इसी को तो मॉडिफाई कर रहा है, पेशेंस को. इतने ज्यादा पेशेंस, यानी इतना ज्यादा दोनों वर्ड मिलकर किसके लिए आ रहा है? पेशेंस के लिए आ रहा है. पेशेंस की बात कर रहा है. तो पेशेंस की अगर बात कर रहा है, पेशेंस की अगर बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है, तो सो तो एडवर्ब होता है और बात मिला कर रहा है पेशेंस की. तो हम सो लिख ही नहीं सकते. तो क्या होना चाहिए? सच. सच अ ग्रेट पेशेंस. कि सच इतने ज्यादा पेशेंस से नाउन था, तो नाउन के हिसाब से यहाँ वर्ड का यूज करते हैं ना. या फिर अगर हम कोई जो एडवर्ब मान के इसको पेशेंटली, सो ग्रेट पेशेंटली, ऐसे भी हो सकता है. सो ग्रेट पेशेंटली कि इतने धीरे से. तो पेशेंटली जैसे लिखते तो गलत हो जाता क्या? विथ के साथ हम पेशेंटली नहीं. जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अब ये नहीं ही इज बैटिंग विथ पेशेंटली, वो बड़े धीरज से बैटिंग कर रहा था, ये नहीं कि ही इज बैटिंग विथ पेशेंसली. या तो कहेंगे ही इज बैटिंग पेशेंटली, या कहेंगे ही इज बैटिंग विथ पेशेंस, या कहेंगे ही इज बैटिंग पेशेंटली कि धीरज से बैटिंग कर रहा है, या ही इज बैटिंग विथ पेशेंस, विथ पेशेंस. तो नाउन प्रीपोजिशन है तो फिर नाउन लगाना पड़ेगा. ये बात मैंने वैसे भी कई बार बोला है कि प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? नाउन चाहिए. प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है? नाउन आता है. तो यहाँ क्या होना चाहिए था? सच अ ग्रेट पेशेंस. सच क्या है? एडजेक्टिव तरह यूज होता है. तो सच अ ग्रेट पेशेंस, इतने इतने पेशेंस से. इसमें पेशेंस में क्या पीटी है? दो बार ही हो गया, एक बार ही काट दीजिए पेशेंस. इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स.
अब देखो इसमें क्या होता है कि लोग पहले तो इसको देखकर चौंक जाते हैं कि वर, अरे इन द गार्डन वर, ये एडवर्ब जो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगी, ये वर में कोई गलती नहीं, ऐसा होता है, इन्वर्जन का केस होता है जब किसी एडवर्ब से, यहाँ देखिए इन द गार्डन के बाद कॉमा नहीं है, ये अगर इन द गार्डन के बाद कॉमा हो जाता तो सेंटेंस गलत हो जाता। और जब इस तरह से आप लिखेंगे इन द गार्डन रूम, तो आप कॉमा से अलग कीजिए, तब आपका सेंटेंस, तो फिर आपको भी हेल्पिंग वर्ब आगे करना पड़ेगा। तो इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल, बहुत सारे खूबसूरत फूल थे, बहुत सारे। मोर तो कंपेरेटिव डिग्री होता है, जब डिग्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मोर वर्ड जो है ये कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। कंपेयर करने का मतलब कम ज्यादा करने के लिए यूज करते हैं, तो कम ज्यादा तो यहाँ कहीं पे कर ही नहीं रहे, कंपेयर तो हम किसी से कर ही नहीं। हालांकि मोर का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन मोर का बहुत बहुत मतलब बहुत तब होता है जब किसी से कंपेयर करके बताते हैं, ज्यादा तब होता है मोर। ज्यादा, अब ज्यादा ये हो कि जैसे कहते मुझे, मेरे पास तुमसे ज्यादा कलम है, तो ज्यादा कलम मेरे पास का मतलब कि मेरे पास बहुत सारा कलम, उसके पास 3 कलम है, मेरे पास 4 कलम है, तो भी मेरे पास ज्यादा है। उसके पास 1 कलम है, मेरे पास 2 कलम है, तो भी मेरे पास ज्यादा है। तो यहाँ जो मोर वाला ज्यादा होता है वो सचमुच का ज्यादा नहीं होता है, वो किसी से कंपेरेटिवली ज्यादा है। और मैनी वाला जो ज्यादा है, ए लॉट ऑफ वाला जो ज्यादा है, लॉट्स ऑफ वाला जो ज्यादा है बहुत, वो सचमुच बहुत है। लेकिन मोर वाला जो ज्यादा होता है ना, वो सचमुच का ज्यादा नहीं हो सकता है, ज्यादा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, कि एक जिस कैसे दो, किसी के पास 2 रुपये, किसी के पास 1 रुपये, तो जिसके पास 2 रुपये उसके पास 1 रुपये वाले से ज्यादा है। किसी के पास 50 पैसे है, किसी के पास 60 पैसे है, तो जिसके पास 60 पैसे है उसके पास 50 पैसे वाले 50 से ज्यादा है। तो ज्यादा की मोर वाला जो ज्यादा होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, सचमुच का ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ हम तो कहना चाहते थे ढेर सारे खूबसूरत फूल और सिल्वर बेल्स थे, तो ढेर सारे के लिए हम फिर मोर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या होगा, मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैनी जो है ठीक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्यों ठीक होगा, क्योंकि जो मैनी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर रहे, किसके साथ कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, यहाँ जो फ्लावर्स और सिल्वर वो सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वर्ड लिख दिया इधर, ऑब्जेक्ट हमने मना क्या किया है कि ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे यहाँ पर, लेकिन जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स वो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैनी की जगह हम कुछ और लिखते, ए लॉट ऑफ लिखते, लॉट्स ऑफ लिखते। तो मैनी मैंने लिखा था ऑब्जेक्ट के साथ मना किया था, सब्जेक्ट से, हम देयर आर मेनी बॉयज, तो सही है, देयर आर मेनी बॉयज लिख रहे हैं तो मैनी सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ख्याल रखना पड़ता है। क्लियर हो गई बात, ये 2 क्वेश्चन। और इसमें तो प्रोनाउन में भी पढ़ा रखा था कि एवरी लगा दिया, ईच लगा दिया, तो एवरी ईच लगा दिया तो सब कुछ सिंगुलर हो गया, मैन एंड वोमेन। तो जब यहाँ सब सिंगुलर है, मैन है, वोमेन है, सब सिंगुलर है, तो देयर चॉइस कैसे लिख रहे हैं आप, देयर चॉइस नहीं लिख सकते, क्या करना पड़ेगा, हिज, हिज चॉइस, ठीक है। जब हम सब एवरी लिखा दिया, ईच लिख दिया, तो सब कुछ को सिंगुलर ही रखना है, देयर लिखने का कोई मतलब नहीं है, हिज लिखना। अब चाहे इसमें कोई ये नहीं कह सकता इसमें तो स्त्री पुरुष सभी है, तो उसमें कैसे लगा दिया हिज, तो ये हिज जो आया वो स्त्री पुरुष को देखकर नहीं आया, वो एवरी की वजह से आया, कि एवरी है तो इसकी वजह से, स्त्री है पुरुष हो से उसको कोई लेना देना नहीं, एवरी है, ईच है, तो आप हिज लिखिए। ज्यादा हिज और हर कर सकते हैं, हिज और हर चॉइस, लेकिन गलती इसमें सी में है, या तो हिज चॉइस लिखिए, हिज और हर चॉइस लिखिए, ठीक। ध्यान देना पड़ेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे। अब आगे की बात करते हैं, आगे की चीजों पर आते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और जब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की अगर हम बात करें, तो ढेर सारे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लिखे थे, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स लिखे गए थे, उसमें से ढेर सारे पढ़ भी लिए, ढेर सारे में से, ढेर सारे में से ढेर सारे पढ़ भी लिए, ढेर सारे में ढेर सारे पढ़ भी लिए। कौन कौन सा, एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा, ताकि 2 क्लास में आप मिला लीजिएगा अपना, क्या क्या पढ़ा। मैनी पढ़ लिया, मैनी ए पढ़ लिया, मैनी एन पढ़ लिया, ए मैनी पढ़ लिया, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सेवरल, ऑल, a large number of, a good many of, a great many of, a good number of, a great number of, ये सारे इतने जो है, मतलब 25-26 जो लिखा था, नो, सम, नहीं है सम, एनी, नॉट एनी, मतलब जो 25 के आसपास लिखा था उसमें 15-16 हमने पढ़ लिया, 15-16 हमने पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ा वो 8-10 ही बाकी है, ठीक है। मतलब आज की क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 15-16 पढ़ लिया, जो बाकी है वो कम ही बाकी है। तो इंडेफिनिट न्यूमरल में अब जो बाकी है हमारे पास, सर्टेन असर्टेन, ठीक है, जो मैं लिख बाकी है उसको मैं अपने आप हो जाएगा, लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मुझे तो ध्यान ही रहता, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लेता हूँ आप लोग से, ताकि आप लोग को ध्यान है कि नहीं वो देख लेते हैं। शुरू करते हैं, जो बाकी है उसको शुरू करते हैं।
तो बाकी जो बचा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका बचा है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट को थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले छोटे छोटे को देख लेते हैं। जैसे एक लिखा था आपने ए नंबर ऑफ, और एक लिखा था द नंबर ऑफ। ये दोनों जो है, ये दोनों अभी कभी कभी मैं भी सिंटेक्स में पढ़ा देता हूं। जिस बैच में मैं सिंटेक्स पहले पढ़ाता हूं उसमें मैं ये सिंटेक्स में पढ़ा देता हूं, फिर एडजेक्टिव में काट देता हूं। और जिस बैच में एडजेक्टिव मैंने पहले पढ़ाया है तो उसमें मैं फिर सिंटेक्स में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब पढ़ाता एक ही जगह, या तो सिंटेक्स में या फिर एडजेक्टिव में, कहीं कहीं दोनों जगह पढ़ा देता हूँ अपनी मर्जी। बच्चे कहते हैं फिर से पढ़ा, तो जरूरत रहती नहीं है वैसे। ऑनलाइन वाले में तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक जगह लिख लिया तो फिर उधर लिख लिया। ऑफलाइन बच्चे कभी कोई भूल के इधर उधर चले जाते हैं तो दिक्कत होती है, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। तो ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, मान लो जो इस क्लास में पढ़ा उस क्लास में वो कोई नहीं आया था तो वो फिर कहता सर पढ़ा दीजिए, पर मैं तो नहीं आया था, ऐसा ऐसा हो जाता है। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, ये बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। अगर अभी भी मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या लगेगा, तो आप अपनी अपनी हिसाब पहले सोचना, देखना फिर क्या गड़बड़, सोच लो पहले कि ये नंबर ऑफ के साथ कैसा नाउन होगा, द नंबर ऑफ के साथ कैसा नाउन होगा, पहले सोचो। आप सोचो, फिर तो मैं तो बताऊंगा, आप सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि ये नंबर ऑफ के साथ आप कैसे नाउन की कल्पना करते हो, कैसे वर्ब की कल्पना करते हो। द नंबर ऑफ के साथ कैसे नाउन और कैसे वर्ब की कल्पना करते हो। और जो आप कल्पना करते हो वैसा ही एग्जाम में पूछेगा, कि उसको पता है कि आपकी क्या चाहत है। जैसे ही आपकी चाहत होती है वैसे ही वहां पे सप्लाई होती है, तभी तो एरर पता नहीं चलता है, आपके चाहत के हिसाब से ही सप्लाई होती है। तो सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग की बात करते हैं, सबसे पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा, ढेर सारा, अनेक। तब क्वेश्चन ये बनेगा कि इससे पहले तो अनेक वाला सारा उसमें भी क्यों नहीं लिखा देते, उसमें भी लिखा है, उसमें भी जा सकता था। लेकिन समझाना आपको ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का फर्क है, इसलिए इसको अलग से किया है। नहीं तो ये जो लिस्ट, पहला जो लिस्ट लिखा था सेवरल, ए लॉट ऑफ, उसमें भी दिखाया जा सकता था। लेकिन डिफरेंस के साथ देखना, क्योंकि इसको अलग से ये ज्यादा पूछता है, मतलब क्वेश्चन ये दोनों से ज्यादा बनता है इसलिए। तो ए नंबर ऑफ का मतलब क्या हो गया, ढेर सारा हो गया, अनेक हो गया, बहुत हो गया, जो भी समझ लीजिए। ए नंबर ऑफ के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा। यानी ए नंबर ऑफ के साथ नाउन कभी सिंगुलर नाउन आ ही नहीं सकता, प्लूरल नाउन होता है। और प्लूरल नाउन में भी वो जो काउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वैसे भी प्लूरल नहीं होता, ध्यान रखना है। जो अनकाउंटेबल, प्लूरल नाउन का मतलब ही हो गया काउंटेबल। अनकाउंटेबल कहने का सेंस, जहां प्लूरल नाउन लिख लिया तो समझ जाए उसमें अपने आप हिडन है काउंटेबल। और जबकि सिंगुलर नाउन में ऐसी बात नहीं है, सिंगुलर नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। कि कोई अगर सिंगुलर नाउन कहता है तो उसका मतलब ये नहीं निकालने कि अनकाउंटेबल ही होगा, सिंगुलर वाला काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन प्लूरल अगर लिखा तो इसका मतलब काउंटेबल होगा, तभी तो प्लूरल होगा। और इसका जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, दोनों ही इसके प्लूरल होते हैं। नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, दोनों ही प्लूरल है। तो अब आते हैं द नंबर ऑफ की बात करते हैं। द नंबर ऑफ जो है इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग है कि संख्या, किसी चीज की संख्या, जैसे छात्रों की संख्या, मुसीबतों की संख्या, आदमियों की संख्या, काम करने वालों की संख्या, ऐसा आपने देखा होगा, मजदूरों की संख्या, ऐसा आता रहता, समस्याओं की संख्या। अब इसके साथ क्या होता है, आपने तो कुछ सोच ही लिया होगा। तो इसके साथ भी जो है नाउन प्लूरल ही होता है। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसके हिसाब सोचते हैं, ए और द के हिसाब से, पता नहीं क्या सोच लेते हैं। एक हिसाब सोच लेते हैं उसका नाउन प्लूरल हो जाएगा, द वाले का नाउन सिंगुलर हो जाता है, पता नहीं ये क्या सोचते हैं। ये ए नंबर ऑफ एक साथ एक वर्ड है, इसमें ए अलग, नंबर अलग और ऑफ को अलग सोचने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ एक यूनिट है, इसको द को अलग सोचने की, नंबर को अलग सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब पूरा यूनिट है, ठीक है। ऑफ, ऑफ। अब वर्ब क्या होगा इसका, तो इसका वर्ब होता है सिंगुलर। बुरा लगा, बुरा लगा होगा, आपकी उम्मीद पर तो नहीं, आपने जो सोचा होगा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ ना। ऐसा हो कहीं ना कहीं कुछ गलती, किसने यहाँ पे नाउन से कुछ और सोचा होगा, वर्ब कुछ और सोचा, कुछ ने यहाँ पे नाउन कुछ और सोचा होगा, वर्ब कुछ और सोचा होगा। यानी जो आपकी सोच होगी ये दोनों दोनों जो है उस पर खड़े नहीं उतरे होंगे, इसलिए एग्जाम में पूछता है। दोनों के मीनिंग में भी डिफरेंस है, दोनों के यूज में भी डिफरेंस है,
ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, और द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर है। और मीनिंग में भी जमीन आसमान का अंतर है। ए नंबर ऑफ का मतलब ढेर सारे हैं, द नंबर ऑफ का मतलब की संख्या। जैसे आप सेंटेंस देखते हैं, जैसे हमने कहा ए नंबर ऑफ criminal has joined politics। सच है, क्रिमिनल हैज ज्वाइंड पॉलिटिक्स। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो पहली नजर में क्या लगता है कि सेंटेंस सही है? फर्स्ट साइड में ये लगता है कि सेंटेंस तो सही है, सब कुछ तो सिंगुलर ही है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, इन नंबर ऑफ लिख रहा है, क्रिमिनल लिख रहा है, ज्वाइंट लिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। ऐसा ऐसा ही लगता है कि नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हैज ज्वाइंड पॉलिटिक्स, इन नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हैज ज्वाइंड पॉलिटिक्स, कि ढेर सारे क्रिमिनल में क्या कर लिया, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन इसमें गलती क्या है? गलती क्या है इसमें? तो गलती इसमें क्या है कि ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी क्या होना चाहिए, नाउन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। आपने कर क्या लिखा है यहाँ, क्रिमिनल को सिंगुलर कर दिया, तो क्रिमिनल को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिमिनल्स करना पड़ेगा, क्रिमिनल को क्रिमिनल्स, और हैज को क्या करना पड़ेगा, हैज को हैव, कि a number of criminals have joined politics, a number of criminals have joined politics। ठीक है, a number of criminals have joined politics। तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, कि ढेर सारे अपराधियों ने राजनीति को ज्वाइन कर लिया। अब इसी सेंटेंस को देखिए, ये कहने का अलग था कि ढेर सारे अपराधियों ने राजनीति को ज्वाइन कर लिया, अनेक अपराधियों ने राजनीति को ज्वाइन किया, राजनीति को में सम्मिलित है या शामिल हो चुके। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अगर हम उल्टे ढंग से पूछे या दूसरे नंबर से पूछे, इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, द नंबर ऑफ क्रिमिनल हैज रीजन इन पॉलिटिक्स। एग्जाम में यही सब करता है, तो हमें बिल्कुल सही लगता है। ये हमने कहा द नंबर ऑफ गर्ल्स हैव decreased in many states। जैसे यहाँ भी अगर मैनी की बात करें तो हम लोग लिख लेते हैं, यूज में तो लिख लेते हैं, लिख लिया, लेकिन टेक्निकली यहाँ भी मैनी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैनी नहीं होना, क्योंकि क्या क्या लास्ट में लिख रखा है, ऑब्जेक्ट में लिख रहा है, तो नहीं होना चाहिए। ए लॉट ऑफ या सेवरल ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब इतना ध्यान लोग नहीं रखते हैं। लेकिन अगर एरर में आ जाए, अगर ये दोनों आ गया तो फिर इसको नहीं छेड़ना, फिर इधर छेड़ना। वैसे जब एरर में आएगा तो अगर उसको यही एरर करना होगा तो इधर वाली को ठीक रखता हूँ। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स हैव डिक्रीज्ड इन मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में लड़कियों की संख्या जो है घट गई है। तो द नंबर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और मीनिंग भी देखिए कैसा है कि लड़कियों की संख्या बढ़ गई, ऐसा नहीं कि लड़कियों की संख्या बढ़ गए हैं, अपराधियों की संख्या राजनीति में बढ़ गई है, ये तो नहीं कि अपराधियों की संख्या राजनीति में बढ़ गए हैं, अपराधियों की संख्या राजनीति में बढ़ गई। एक तो या तो मैंने कहा कि ढेर सारे स्टूडेंट ने राजनीति ज्वाइन किया है, ढेर सारे और अपराधियों ने राजनीति ज्वाइन किया, या तो हम ये कह सकते हैं, या हम कहते हैं अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, यही कह सकते हैं। तो ढेर सारे कहेंगे तो फिर नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अगर कहते हैं अपराधियों की संख्या, अपराधियों की संख्या, छात्रों की संख्या, लड़कियों की संख्या, राज्यों की संख्या, तो ऐसे कहेंगे तो सब जगह नाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब को क्या होना है, सिंगुलर। नाउन सब जगह प्लूरल कर देंगे, वर्ब को रखेंगे सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि क्रिमिनल को करना पड़ेगा क्रिमिनल्स, और आपका हैज किया, द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हैज, यानी इसमें जो गलती है
इसमें जो गलती है वो कहाँ है, क्रिमिनल्स करना पड़ता है इसको, क्रिमिनल मैथ्स, और हैज ठीक है, द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स और हैज ठीक है यहाँ। अगर इसकी बात करें द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स ठीक है, ठीक है, और इस हैव को क्या करना पड़ता है, हैज। मतलब एक ही बात है, क्वेश्चन थोड़ा इधर से घुमा के पूछता है, थोड़ा उधर से घुमा कर पूछता है, इधर से उधर कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। तो ये कहानी थी ए नंबर ऑफ द नंबर। खूब पूछेगा, ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ खूब पूछता है, सिंटेक्स में मिल जाएगा आपको, एडजेक्टिव में तो है, डिटरमिनर में दे दे, अलग अलग बुक में अलग अलग जगह मिलेगा, मिलना सबको घुमा फिरा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने लिखा था अनदर और अदर, अनदर और अदर, दो था, अनदर और अदर। तो जब हम बात कर रहे हैं अनदर और अदर की, किसकी बात कर रहे हैं, अनदर और अदर की, तो अनदर का मतलब होता है, अनदर का मतलब है वन मोर, ठीक है, वन मोर, अनदर, क्या कहते हैं, वन मोर समझ सकते हैं, अनदर, एक और अदर का मतलब होता है सेपरेट, कुछ अलग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अन्य या दूसरे। डिफरेंट सीधा मीनिंग नहीं होता, डिफरेंट इसलिए नहीं लिखते हैं कि डिफरेंट सीधा मीनिंग जैसे कि दूसरा या अन्य का ही, जैसे हिंदी में लोग अन्य कहते हैं, तो अन्य कहने का मतलब क्या होता है, अन्य मतलब दूसरे हो गए, अलग हो गए, लेकिन इंग्लिश का जो डिफरेंट होता है वो थोड़ा सा अलग करने लगता है, डिफरेंट एक मतलब एक से अलग, जबकि दूसरे कहने का मतलब हमको क्या होता है, हम लोग के लिए दूसरा जो होता है अन्य होता है, उसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि राम आया था, उसके अन्य फ्रेंड नहीं आए, तो अन्य कहने का मतलब क्या कि उसके दूसरे जो फ्रेंड है वो नहीं आए। लेकिन इंग्लिश का जो डिफरेंट होता है वो बताता है अलग, किसी से अलग, सेपरेट, मतलब बिल्कुल अलग ही कर देता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट का सेंस हुआ बिल्कुल अलग हो जाता है इंग्लिश में। इसलिए हमको अदर का मतलब कुछ को छोड़कर दूसरे, कुछ को छोड़कर दूसरे, जो उसकी बात नहीं कर रहे उससे अलग। अब ग्रामर की बात करते हैं, तो अनदर क्या कहता है, अनदर कहता है कि इसके साथ आप लगाओ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और अगर आपको अदर का यूज करना है तो अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, अनदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, ध्यान रह जाएगा, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो जैसे हमने कहा शो मी अनदर बुक, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि जो आपने किताब दिया उसी किताब का एक और दिखा दो, जैसे किसी ने कलम का शो मी अनदर पेन ये दिया, ठीक है एक और दिखाओ, आपको उसका रंग पसंद नहीं आया होगा, या हो सकता है उसकी कीमत पसंद नहीं होगी, तो उसी का आप कहते हो अच्छा अनदर, दूसरा भी दिखा दो, एक और दिखा दो। तो क्या कहते हैं अनदर बॉय हैव कम, तो इसका मतलब एक और लड़का आ गया। अनदर क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, अनदर क्वेश्चन का मतलब कि एक बनाया फिर अगला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो गया, एक और क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, अनदर, एक और। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इसका यूज करने में, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम लिखते हैं, या इसको दोनों सेंटेंस जब पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे, हमने कहा अदर क्वेश्चंस, अब अदर है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, अदर क्वेश्चंस, अदर क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, अदर क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। तो इसका आप देखो, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश, हम कहते हैं अनदर क्वेश्चन was difficult, another question was difficult, another question was difficult, और हम कहते हैं अदर क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। पहले नाउन का ध्यान रखिए, अदर के बाद अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन करना रहेगा तो क्या क्वेश्चंस क्या हटा देगा, वर्ब को वाज कर देगा, इतना ही करेगा। अगर एग्जाम में करना होगा तो क्या करेगा, अदर के साथ क्वेश्चन लिख देगा, वाज कर देगा, इतनी बात आप समझ लेंगे। हमें दोनों के बेसिक यूज में मीनिंग में डिफरेंस समझना है कि हम कहते हैं अनदर क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, इसका मतलब हमने एक क्वेश्चन बनाया और फिर अगला एक और क्वेश्चन आया वो भी डिफिकल्ट था।
एक क्वेश्चन बनाया और दूसरा क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन वो भी डिफिकल्ट था, यानी एक क्वेश्चन डिफिकल्ट, एक और क्वेश्चन डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम कहते हैं अदर क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन आसान थे। देखिए मीनिंग बदल गया कि अदर क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट क्या लगे, यानी कुछ क्वेश्चन आसान थे और कुछ उसको छोड़कर जो दूसरे क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट थे। यानी कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो अन्य जो क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट थे, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, इसका सीधा सीधा मतलब है। अनदर क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, इससे ये क्वेश्चन ने मीनिंग नहीं का कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, इसका मतलब एक क्वेश्चन तो मुश्किल था, ये दूसरा क्वेश्चन आया वो भी मुश्किल हो गया। ठीक है, अनदर मैन वाज इल, इसका मतलब एक तो बीमार था, दूसरा भी आया वो भी बीमार था। हम कहते हैं अदर मैन पर्संस वर इल, तो इसका मतलब क्या कि अन्य लोग बीमार थे, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो बीमार नहीं भी थे। यानी अदर पीपल हैव कम, इसका मतलब कुछ अन्य लोग आए, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो आना था वो नहीं आया। ठीक है, अदर फ्रेंड्स हैव कम, यानी कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे होंगे लेकिन जो आना था वो नहीं आया, जो अन्य थे वो आ गए। ठीक है, हम कहते हैं अदर डिशेस वर कॉस्टली, इसका मतलब क्या है, कुछ डिश वहां पे ऐसा था जो कि सस्ता भी था और उस सस्ते को छोड़कर जो अन्य थे वो महंगे थे। तो अनदर, अनदर में ऐसा सेंस नहीं आता है। हमने कहा कि अनदर डिश वाज कॉस्टली, इसका मतलब एक तो कॉस्टली था, दूसरा देखा वो भी कॉस्टली मिला, फिर कहते हैं अनदर, इसका मतलब तीसरा, यानी सारे एक ही सीरीज के हैं, एक ही जैसे हैं। तो अनदर की बात अगर हम कर रहे होते तो मतलब एक ही जैसा एक और, एक ही जैसा एक और, मतलब सिमिलर टाइप का चलता रहता है, सिमिलर, वही चीज एक और, वही चीज एक और, वही चीज, मतलब सेम वही रिपीट हो रहा है। और अदर कह रहे तो मतलब वो नहीं, उससे अलग, इसलिए सेपरेट लिखा है। ठीक है, इसलिए सब वो नहीं जो है उससे अलग भी हो सकता था। अदर बॉयज कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ बॉय जो उससे डिफरेंट थे। ठीक है, अदर क्वेश्चंस कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो उससे अलग थे, जो आसान थे, दूसरे कैटेगरी के हो गए, दूसरे वैरायटी हो गए, दूसरे टाइप के हो गए। तो इसमें मतलब अदर्स लिख रहे हैं, इसका मतलब दो सेक्शन में बटा हुआ है चीजें, दो अलग, एक अच्छा एक बुरा है, एक आसान, मतलब दो, जैसे हम डिफिकल्ट कह रहे हैं इसका मतलब आसान है, अगर हम गुड कह रहे हैं इसका मतलब बैड है, या हम अदर को बैड कह रहे हैं इसका मतलब कुछ गुड है, अगर अदर्स को इजी कह रहे हैं इसका मतलब कुछ जो है उसमें डिफिकल्ट है। इस बात की बारीकी को समझना था अनदर और अदर के मीनिंग में। क्लियर है कि दोनों के बारीकी में क्या डिफरेंस है, दोनों चीज में हम लोग क्या डिफरेंस रखते हैं, क्या अंतर रखते हैं। समझ में आ गई बात? अनदर और अदर थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, और तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, कुछ वर्ड्स ही तो, एडजेक्टिव इतने ही चैप्टर है, 25-30 वर्ड के ग्रामर को ठीक समझ लीजिए, कहानी खत्म। होती ही इतनी बात है, होती ही इतनी बात है, ज्यादा कहानी तो उसमें है नहीं। तो आगे की बात करते हैं। अब फिर इसमें बचा क्या था, असर्टेन और सर्टेन। ठीक है, असर्टेन और सर्टेन। यहाँ जो ये सर्टेन सर्टेन वो निश्चित अनिश्चित वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ सर्टेन असर्टेन संख्या बताने वाला है। ठीक है, तो कुछ कई वाला सेंस नहीं लेंगे। तो असर्टेन, असर्टेन के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, और सर्टेन के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, सर्टेन असर्टेन के साथ, असर्टेन के साथ नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, और सर्टेन के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो इसमें थोड़ा सा क्या करता है, कभी कोई फंसा देते हैं। जैसे लिखेगा देयर वॉज सर्टेन प्रॉब्लम in his life. ठीक है, there was certain problem in his life, B और C, और कोई गलती नहीं है तो no error. There was certain problem, और कभी कभी क्या करेगा, और थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो certain को B पार्ट में करेगा और प्रॉब्लम को C पार्ट में कर देगा, अकेले certain को B पार्ट में रहने देगा और एक was को तो अलग कर ही देगा, और प्रॉब्लम को क्या करेगा, सी में कर देगा। देयर वाज सर्टेन प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। बोलो आप क्या करके आओगे? अभी तो मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया क्योंकि सर्टेन और प्रॉब्लम एक साथ भी है, फिर भी थोड़ा दिमाग ध्यान से बताना है, थोड़ा ध्यान से बताना है। तो जल्दबाजी में लोग अगर रहते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा सर्टेन का रूल उसको दिमाग में आ गया कि सर्टेन रूल के सर्टेन के साथ फ्रॉक से क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स कर देते हैं। लेकिन अगर भूल जाते हैं आप कि सर्टेन के साथ अगर आपने प्रॉब्लम कर भी दिया, चलो मान लिया कर दिया आपने प्रॉब्लम,
तो ठीक है, सर्टेन के साथ क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए, सर्टेन के साथ प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन अगर सेंटेंस को कभी कभी गूगली फेंक देता है, जैसे इसमें फेंक रखा है, कि अगर हम प्रॉब्लम्स कर भी देंगे तो फिर ए में भी गलती होगी, वर्ब कोई वर्ब तो इधर सिंगुलर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हमें सर्टेन को देखकर प्रॉब्लम्स करने के बजाय सर्टन को देखकर प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ा क्या कलर बदल गया, टेक्सचर बदल गया है, कि अगर हम सर्टन को सही मान भी ले और हम प्रॉब्लम्स कर भी दें तो ए पार्ट में गलती रहेगी नहीं, क्योंकि आपको वर्ब को तो प्लुरल करना भी पड़ेगा। तो सेंटेंस में खाली रूल नहीं चलता, सेंटेंस की अपनी डिमांड भी होती है। इस सेंटेंस की अपनी डिमांड क्या है, तो इस सेंटेंस का अपना डिमांड है कि भाई आपको सर्टेन को ही ठीक कीजिए, कि ए सर्टेन लिखिए, तो बात बनेगी। सर्टेन को सही मानकर अगर प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपके ए पार्ट में, हाँ अगर ये तीनों एक ही साथ होता, देयर वाज सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो फिर वाज को वर्क कर लीजिए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम्स कर लीजिए, तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वॉज अलग पार्ट में है, वो भी ए पार्ट में, सर्टेन अलग पार्ट में है, प्रॉब्लम अलग पार्ट में है, तो आपको पूरा सेंटेंस कैसे ठीक होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि गलती आपको किसी एक पार्ट में ही चुन कर आना है। और गलती ऐसे भी चुन के नहीं आना कि आपने कुछ ऐसा करेक्शन कर दिया जिसके बाद भी गलती बाकी ही है, कुछ ऐसा करेक्शन कर दिया जिसके बाद भी गलती बाकी ही है, तो ऐसा भी कुछ करके नहीं आना कि गलत करेक्शन भी हम ऐसा कर रहे हैं उसके बाद अभी गलती बाकी रह गई, तो ऐसा भी करके बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ऐसे भी करने की जरूरत हमें नहीं है। तो सेंटेंस देख देख कर काम करिएगा, सेंटेंस देख देख कर काम कीजिएगा, जज्बाती होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एकदम रूल याद करके चले जाएंगे तो इससे इसका मतलब कि रूल याद करके चले जाएंगे, दूसरी बात है रूल को अप्लाई करना भी है सेंटेंस में। सिर्फ जो रूल रट के गए कि बच्चों चलो ए सर्टेन है तुमको, सर्टेन है तुमको प्लुरल नाउन करके ही आना है, ए सर्टेन है तो सिंगुलर नाउन करके ही आना है, जो इस तरह से फंसेगा जाएगा उसको दिक्कत होनी है। जो रट के चला गया कि सर्टेन को कहते तुमको प्लुरल ही करके आना है, ए सर्टेन है तुमको सिंगुलर ही करके आना है, ऐसा नहीं। सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमें काम करना है। कभी हमको नाउन को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, कभी हमको एडजेक्टिव को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, कभी हमको वर्ब। सेंटेंस को अरेंज कैसे, उस अंडरलाइन तो इसलिए करता है ना वो, अंडरलाइन करने का मकसद क्या है, ये तो अंडरलाइन करता ही नहीं, खाली एरर बताने के लिए बोल देता, आप अपने मन से करके आ जाते जो करना था। तो अंडरलाइन करके बता रहा है, इसका मतलब ही वो क्या करना चाह रहा है कि हम हमारा टेस्ट लेना चाह रहा है, हमारे कॉमन सेंस को भी देखना चाहता है, नॉलेज के साथ साथ हमारे कॉमन सेंस को भी देखना चाहता है। अब बचा क्या, अब इसने बचा तीन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए उसको वही तीन सबसे ज्यादा खतरनाक है तो इसके सारे खतरनाक कोई भी वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो इस क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसमें तो एक साथ हमने ढेर सारा लॉट्स ऑफ मैनी सेवरल, आज के क्लास में जो सारे खतरनाक खतरनाक ही थे। और अभी जो बचे हैं तीन खतरनाक, वो क्या बचा है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये और इसका खूब यूज, और ये ऐसा होता है, ये फिर वो डिटर्मिनर भी देकर कई कई बुक में डिटर्मिनर देकर ये फ्यू और फ्यू द फ्यू पढ़ा रखा है कई बुक में। तो मैंने इसलिए पहले ही बता रखा है कि भाई ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एडजेक्टिव क्या क्या नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, सेंटेंस डिटर्मिनर क्या क्या आ सकता है, डिटर्मिनर चैप्टर देकर यही सब पढ़ाया जाता है, यही सारी बातें की जाती है। तो फ्यू और फ्यू द फ्यू, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्यू और फ्यू और द फ्यू के मीनिंग को समझना है कि दोनों का, अच्छा ये तो बहुत क्लोज टाइम पे जा रहा है, हम लोग 40 मिनट्स के आसपास जा रहे हैं, क्योंकि इनको समझाने में फ्यू और फ्यू द फ्यू, इनको समझाने में कम से कम 20-25 मिनट्स लगते हैं, कम से कम 20-25 मिनट्स के यूज में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि अगले वीडियो में थोड़ा सा और कम लगे, क्योंकि अभी है 2 मिनट तो बात ही कर सकते हैं। तो फ्यू और फ्यू द फ्यू, सबसे पहले तो हमें ये समझना कि तीनों का मीनिंग क्या है, तीनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या है, तीनों के मीनिंग में। तो फ्यू का जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है नो, हालांकि कई बुक में इसका मीनिंग लिखा रहता है ऑलमोस्ट नो। ऑलमोस्ट नो कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ऑलमोस्ट नो गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑलमोस्ट नो जो है वो गलत है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट नो कई बुक में लिखा रहता है, जिसकी वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। क्या कंफ्यूजन होती है कि ऑलमोस्ट लो का मीनिंग लोग निकाल लेते हैं कि ना के बराबर, निकालना भी चाहिए, और जब ना के बराबर हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात आ जाती है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जब ना के बराबर कह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही, थोड़े बहुत तो होंगे, ना के बराबर का मतलब एक तो होगा ही, दो तो होगा ही।
तो ना के बराबर कहा तो एक दिमाग में बात आ जाती है कुछ ना कुछ तो होगा ही, और जैसे ही आ गया दिमाग में कुछ तो होगा ही, कहानी हो जाती है खत्म, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए सीधा ये समझना चाहिए ऑलमोस्ट नो मतलब नो, ये समझने की जरूरत है। अगर बुक में लिख भी रखा है ऑलमोस्ट नो, तो कंक्लूजन आपको निकालना है ऑलमोस्ट नो मतलब नो, इसलिए सीधा समझिए नो। फ्यू का मतलब है नो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने ना कहने का एक अच्छा तरीका निकाला, क्या फ्यू, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना, सीधा ना नहीं कहते। जैसे किसी ने कहा तुम्हारे पास समय है क्या, तो सीधा कहते ना, ऐसा नहीं कहते, कहते मेरे पास समय कहाँ, मेरे पास पैसे कहाँ, मेरे पास सुविधाएं कहाँ। अब कहाँ कहाँ बोल रहा है, कहना चाह रहा है ना, बोल रहा है कहाँ कहाँ कहाँ, तो बोल रहा है ना ही, लेकिन कितने प्यार से बोल रहा है, मेरे पास पैसे कहाँ, मेरे पास वक्त कहाँ, मेरे पास कुछ भी कहाँ। अब बोल रहा है नहीं, सब में बोल रहा है नहीं। तो ना बोलने का जैसे हिंदी में प्यारा प्यारा तरीका होता है, ऐसे इंग्लिश में भी ना बोलने के प्यारे प्यारे तरीके होते हैं, ढेर सारे तरीके होते हैं प्यारे प्यारे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको, और अभी तो थोड़ा सा डिस्कशन ही हुआ है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको।